हेलो फ्रेंड्स, मैं विदित नारायण भदौलिया आप सभी का ब्रह्मास्त्र क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम आज यहां पर जीके का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, एडवांस जीके का। जीके अभी तक आप बहुत पढ़ रहे हैं, जीके पढ़ रहे हैं, जीएस पढ़ रहे हैं, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके जीके जीएस के क्वेश्चन आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पर कुछ ऐसे क्वेश्चन वहां पूछ लिए जाते हैं कि हमारा पढ़ा हुआ सब कुछ बेकार भी चला जाता है। होता क्या है कि हम जितना पढ़कर जाते हैं, हम सोचते हैं कि वन वर्ड में आंसर आएगा और हम उसको टिक कर देंगे। लेकिन कंपटीशन जिस तरीके से बढ़ रहा है, आप एकेडमिक में पढ़ते हो, अगर आप 10th 11th 12th में पढ़ते हो, वो एक उसके लिए भी, और अगर आप 12th पास कर चुके हैं, किसी एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, तो भी आपके लिए आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात क्या है? बात यह है कि हमारे एग्जाम में प्रोटोकॉल से क्वेश्चन आते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या होता है, जेनेवा प्रोटोकॉल क्या होता है, वियना कन्वेंशन क्या है, इन सब के आंसर हम इतना याद तो कर जाते हैं कि ये किस शहर में हुआ है। लेकिन जब कंपटीशन बढ़ रहा है तो जो एग्जाम लेने वाले हैं, जो टीम वहां पर बैठी हुई है, वो भी एग्जाम के पैटर्न को और अच्छा करती जा रही है। तो मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि आपको उन टॉपिक्स के अंदर जो सब टॉपिक हैं उनसे आप रिलेट कर सकें, आप समझ सकें कि एक्चुअल में जो प्रोटोकॉल हैं वो हो क्यों रहे हैं, कारण क्या है, और बीच में जो जो शब्द आते जाएंगे मैं उनको लिंक करके आपको बताता जाऊंगा ताकि आपके और भी टॉपिक क्लियर होते चलें। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। और मैं चाहता हूं कि आज का हमारा टॉपिक है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसको पहले हम समझें एक्चुअल में बात क्या थी। ठीक है, हेडिंग हम देख सकते हैं यहां पे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंतर्गत ही सब कुछ पढ़ने वाले हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ठीक है, ये प्रोटोकॉल पे हम पहुंचेंगे। उसके पहले हमको ये मालूम होना चाहिए, ये सबको पता है कि ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन से संबंधित है। क्या होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन? सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं। इसमें आपका साइंस का टॉपिक भी क्लियर होगा, जीके का भी होगा, और साथ ही साथ आपके जितने भी जीए के जो आपके पार्ट चल रहे होंगे, अगर कोई ना कोई अभी समझौता हो रहा होगा इंटरनेशनल लेवल पे, उससे आप रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा चलते हैं हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन की तरफ। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो समझने वाली बात है वो है ये चीज, ये कार्बन जो है ये अपने आप में एक मतलब अद्वितीय तत्व है। ये इसके अंदर एक से जुड़ने की जो क्षमता है, इसकी जो सीरीज बनाने की, मतलब बॉन्डिंग करने की इसकी जो क्षमता है वो अद्वितीय है। ये अलग अलग, मतलब अगर आप देखें नेचर में, प्रकृति में इस समय सबसे ज्यादा अगर कोई तत्व पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा अगर कोई यौगिक पाए जाते हैं, तो वो क्या है? वो कार्बन से ही बने हुए हैं। ठीक है, उनमें आपको कहीं ना कहीं कार्बन मिल जाएगा। भाई अगर हम देखें, हम बात करें हाइड्रोकार्बन की, अगर तो जो हाइड्रोकार्बन है ये क्या है? इसी के व्युत्पन्न है। ये कार्बन इनसे रिएक्ट करके ये क्या बना देता है? हाइड्रोकार्बन बना देता है। जैसे हम बहुत सारा यूज देखते हैं मीथेन का। मीथेन क्या होता है? CH4। CH4 क्या होता है? मीथेन होता है। साथ ही हम क्या देखते हैं? कार्बोहाइड्रेट। CHO। तो ये सब क्या है? ये कार्बन के ही यौगिक हैं। कार्बन प्रकृति में इतनी बड़ी मात्रा में पाया जाता है कि अगर हम उसकी स्टडी करने बैठते हैं तो केमिस्ट्री में इसीलिए एक अलग से कार्बन के लिए ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है उसको अलग से बनाया गया है। ठीक है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो दो पार्ट में डिवाइड की गई। क्यों? क्योंकि हम इसके बारे में पढ़ सकें कि ये किस तरीके से प्रकृति में रहता है, रिएक्ट करता है, इसकी बात ही अलग है। हमको इसके अंदर इतना नहीं जाना है, हम केमिस्ट्री क्लास नहीं ले रहे हैं, हम आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तक ले जाएंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि टॉपिक आप लिंक करते चलें। भाई क्या होता है कार्बन प्लस कार्बन परमाणु? कार्बन प्लस कार्बन परमाणु, इसके अंदर जो सीरीज बनाने की क्षमता है वो अद्वितीय है। ये हर चीज से रिएक्ट करता है। अब हम बात कर रहे हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की। इसमें हम क्या देख रहे हैं? CFC। और CFC में हम देख रहे हैं कि भाई जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ये क्लोरो है, ये फ्लोरो है, ये कार्बन है। तो ये क्लोरो और फ्लोरो कार्बन से क्रिया कर रहे होंगे, मतलब क्लोरीन और फ्लोरीन कार्बन से रिएक्ट कर रहे हैं। हम आपको CFC समझा रहे हैं। ठीक है, CFC पे चल रहे हैं अपन।
ठीक है, एक एक पॉइंट को आप अच्छे से समझिए, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है टॉपिक में, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा। होता क्या है, हम CFC बनाने का प्रयास करते हैं। पहले तो CFC हमको बनाना, भाई अब CFC बनाओगे तभी तो वो कुछ नुकसान पहुंचाएगी और प्रोटोकॉल होगा इसको खत्म करने के लिए, तो पहले इसको बनाते हैं। भाई होता क्या है, मीथेन जो है वो रिएक्ट करता है किससे, क्लोरीन से और फ्लोरीन से, क्लोरीन और फ्लोरीन से क्रिया करता है। एक्चुअली मीथेन क्या है, मीथेन जो है वो है CH4, है ना। कैसे इसको देख सकते हैं हम, ये C है, इसके H से आप देख रहे हैं ये बॉन्डिंग है, ये क्या है, ये मीथेन है। यही मीथेन जो है वो क्रिया किससे कर लेती है, क्लोरीन और फ्लोरीन से क्रिया कर लेती है। कैसे करती है, जब ये इससे क्रिया करती है क्लोरीन और फ्लोरीन से, तो होता क्या है कि ये क्लोरीन और फ्लोरीन के जो परमाणु हैं, जो एटम है, वो इसको हाइड्रोजन को हटा के यहां पे विस्थापित हो जाएंगे। होता क्या है, ये C है, यहां पे आ जाएगा F, यहां पे आ जाएगा F, यहां पे आ जाएगा Cl और यहां पे आ जाएगा Cl। तो ये एक नई गैस बन जाती है। जब इस गैस को बनाया गया, इस गैस को किसी कारण से बनाया होगा ना, उनको मालूम था कि जब ये गैस बनेगी तो एक क्रांति आ जाएगी। कैसी क्रांति, मार्केट में क्रांति आ जाएगी, इकोनॉमी में क्रांति आ जाएगी, क्योंकि ये गैस रेफ्रिजरेटर और AC में काम आ सकती है। ये एक प्रशीतक है, ठंडी गैस है। ये क्या करती है कि चीजों को ठंडा रखने के काम आती है। जब ये गैस फ्रिज में हम यूज करते हैं तो क्यों करते हैं, ताकि हमारा खाना खराब ना हो, ताकि चीजों को हम रिफ्रेश रख सकें। इसके लिए इस गैस को बनाया गया। तो ये गैस बनाई गई, कोई बुराई नहीं थी इसमें। इस गैस में क्या था, मीथेन की क्लोरीन और फ्लोरीन से क्रिया कराई गई, तो क्या हुआ, ये बन गया। इसको जो नाम दिया गया ये था फ्रीऑन। ठीक है, और भी इसके रूप हैं, सबसे ज्यादा जो इसका रूप है वो फ्रीऑन 1,2 इसको बोलते हैं। जो आप देख रहे हैं ये फ्रीऑन 1,2 है। इसका ही उपयोग सबसे ज्यादा रेफ्रिजरेटर में किया जाने लगा। जब ये गैस बनी, ठीक है, मैं आपको समझाया चल रहा हूं, आप समझते चलिए पूरा का पूरा चीज। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगा, इसलिए इससे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बार बार वही लिखना पड़ेगा, इसीलिए मैं यहीं के यहीं आपको समझा दे रहा हूं। हुआ क्या भाई, हुआ ये कि जब ये गैस बनी तो ये गैस धड़ल्ले से इस्तेमाल होना स्टार्ट हुई। इसका पर्याप्त मात्रा में इस्तेमाल हुआ, एक क्रांति आई। फ्रिजेस जो रेफ्रिजरेटर थे वो मार्केट में आए और लोगों ने खरीदे, क्योंकि लोगों के लिए वो सुविधाजनक थे। अब होता क्या है, जब भी कोई चीज बनकर तैयार होती है, तो भाई CFC जब बनकर तैयार हो गई, ठीक है, CFC बनकर रेडी हो गई और उसका खूब ज्यादा यूज होने लगा। तो क्या हुआ, जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इस पे रिसर्च करना स्टार्ट किया। जब भी कोई गैस बनती है भाई और उसका इस्तेमाल होता है, तो जो साइंटिस्ट होते हैं वो इस पर रिसर्च करते हैं। उसके लिए रिसर्च करना बहुत जरूरी है कि क्या ये गैस जो सब लोग इतना इस्तेमाल कर रहे हैं ये सही है, इसका इस्तेमाल या नहीं है। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं हो कि इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो जाए तो ये हमको नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर दे। और यही हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तक हम पहुंचेंगे, इसके पहले हमको बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ने में आपको बता चुका हूं। तो अब आपको मैं एक और नई बात इससे बता रहा हूं कि इसकी जैसे ही मांग बढ़ी, डिमांड बढ़ी। क्यों बढ़ी, क्योंकि यूज बढ़ा तो डिमांड बढ़ी, और डिमांड बढ़ी तो उस पर क्या हुए, रिसर्च हुए। तो आप याद रखिए, दो वैज्ञानिक थे, रोलैंड एंड मॉलिना। ये दो प्रोफेसर्स थे। कहां पर प्रोफेसर्स थे, ये कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में के कौन थे, दो प्रोफेसर्स थे। इन प्रोफेसर्स ने क्या किया, इस गैस पे किया रिसर्च। और जब इन्होंने इस गैस पे रिसर्च किया और इन्होंने ये बताया, इन्होंने बताया कि ये जो गैस है CFC, ये
ओजोन लेयर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। क्या बोला रोलैंड एंड मोलिना ने? रोलैंड एंड मोलिना कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के दो प्रोफेसर थे। जब इनको मालूम चला कि सीएफसी का बहुत इस्तेमाल हो रहा है तो इन्होंने सीएफसी पे करना रिसर्च स्टार्ट की, और अपने रिसर्च के द्वारा इन्होंने ये पाया कि अगर इस गैस का ऐसे ही इस्तेमाल होता रहा तो जो ओजोन लेयर है हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में वो खत्म हो जाएगी। अब वो खत्म हो जाएगी तो हमें क्या प्रॉब्लम थी? आपको इतना तो मालूम चल ही गया होगा कि वो खत्म हो जाएगी और प्रॉब्लम हो रही है, तो वो कुछ ना कुछ हमारे लिए यूजफुल होगी। ठीक है, तो यहां से हमको एक नया टर्म मिलता है। आपको ये बता दूं कि रोलैंड एंड मोलिना को 1995 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आपको यहां से कितने सारे क्वेश्चन निकल के आए? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है वो तो मैं बताऊंगा ही। सीएफसी क्या होती है, सीएफसी कैसे बनता है, कार्बन उसमें क्या भूमिका निभाता है, क्लोरीन और फ्लोरीन की मीथेन के संग क्रिया कैसे होती है, फिर उसके बाद जब क्रिया होती है तो वैज्ञानिक ने रिसर्च क्यों किया, वो कौन से वैज्ञानिक थे, कहां पढ़े थे, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि सीएफसी ओजोन लेयर के लिए जो सीएफसी के नुकसान है जिस पर रिसर्च की थी 1995 में रोलैंड एंड मोलिना को उनके इस रिसर्च के लिए क्या दिया गया? उनको इस रिसर्च के लिए दिया गया एक नोबेल पुरस्कार। ठीक है, फिर से मैंने यहां पे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लिख दिया है। रोलैंड एंड मोलिना आ गए थे, रोलैंड एंड मोलिना ने रिसर्च कर लिया, उनके लिए उनको नोबेल प्राइज मिल गया। लेकिन उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि जो ओजोन लेयर है वो बर्बाद हो रही है। किसके कारण? अगर सीएफसी बढ़ता है इसी तरीके से, अगर सीएफसी बढ़ता है तो ओजोन लेयर खत्म हो जाएगी। तो ओजोन लेयर खत्म हो जाएगी तो ये ओजोन लेयर है क्या? पहले तो हम ओजोन लेयर को जान लेते हैं। भाई हमारी जो पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा मतलब अर्थ है हमारी। इसके ऊपर आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा भी होगा, सभी लोग जो पढ़ रहे होंगे इस यूट्यूब के चैनल को देख रहे होंगे इस वीडियो को, मुझे लगता है कि वो ये सब तो पढ़ के बैठे ही होंगे कि स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, ओजोन, आयन मंडल है ना, आयनोस्फीयर, ये सारे के सारे हमारे यहाँ ऊपर क्या है, जो हमारा वायुमंडल है उसकी लेयर्स हैं, है ना। तो हमको ये मालूम है कि हम पृथ्वी में यहाँ से यहाँ तक अगर देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, ट्रोपोस्फीयर है, उसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर है ना, इसको बोलते हैं क्या हिंदी में, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, और इसको संताप मंडल। उसके ऊपर के मैं आपको नहीं बताऊंगा अभी, संताप मंडल, आयन मंडल, ये सब जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे आपको ओजोन परत के बारे में पढ़ाना है। रोलैंड एंड मोलिना ने बोला कि सीएफसी जो है वो ओजोन लेयर को खत्म कर रही है। तो हम आपको बताते हैं कि ये ओजोन लेयर क्या है। क्या है, पहले तो आप क्षोभ मंडल समझ लीजिए। क्षोभ मंडल क्या है? क्षोभ मंडल जो है पृथ्वी से 0 से 12 किलोमीटर तक का एक क्षेत्र है, ठीक है। उसके बारे में अभी यहाँ पे मैं विस्तार चर्चा नहीं करूंगा कि वायुमंडल पढ़ाऊंगा तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। मैं आपको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तक ले जाना चाहता हूँ। एडवांस जीके की ओर बढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं हम। जीके हम लोगों ने बहुत पढ़ लिया है, आप एडवांस जीके पढ़िए, आप कॉन्सेप्ट टॉक करिए, आप कॉन्सेप्ट पर बातें करिए कि क्या कॉन्सेप्ट हैं, चाहे या वो सिविक्स हो, राज्य व्यवस्था हो, ज्योग्राफी हो, भूगोल, इतिहास, हिस्ट्री, कुछ भी हो। अब आप उसके एडवांस टॉपिक उठाइए, तभी जाके आपको एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। तो हो क्या रहा था, क्षोभ मंडल है 0 से 12 किलोमीटर तक का, और 0 से 30 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है क्षोभ मंडल के ऊपर, उसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। इसी स्ट्रेटोस्फीयर में 28 से लेकर 30 किलोमीटर के आसपास का जो क्षेत्र है, यहां पर एक लेयर पाई जाती है, ठीक है। लेयर का मतलब ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी एक लेयर बिछी हुई है, मतलब यहां पर अधिकता है किसकी, ओजोन गैस की। ओजोन गैस की यहां पे बहुत ज्यादा अधिकता है। ओजोन गैस क्या करती है वो मैं बताता हूं आपको। यहां पर क्या है, ये है आपकी ओजोन लेयर है, ये आपकी क्या है, ओजोन लेयर। तो आपसे एक क्वेश्चन और क्लियर हुआ कि पृथ्वी के किस मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है, समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में 28 से 30 किलोमीटर के बीच में। ये करती क्या है, ये परत जो सन है हमारा, उससे जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, ठीक है, कौन सी रेज आती हैं,
अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं। ये अल्ट्रावायलेट रेज अगर डायरेक्ट पृथ्वी तक पहुंच जाती हैं तो ये पृथ्वी पर बुरा प्रभाव डालती हैं। इसके मानवों के अंदर स्किन कैंसर जैसी समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। एनवायरनमेंट को इससे बहुत नुकसान हो सकता है। तो क्या करती है, ओजोन लेयर के पास ये सुपरनेचुरल पावर है कि वो इन यूवी रेज को रोक लेती है। क्या करती है, इन यूवी रेज को रोक लेती है और हमारे लिए एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करती है। तो भाई जब किसी चीज से हमारे सिक्योरिटी गार्ड कोई को खत्म कर देगा तो धीमे धीमे वो हम तक पहुंच जाएगा और हमको भी मार डालेगा। तो इसीलिए क्या था, रोलैंड एंड मोलिना ने बोला कि ये CFC है, बढ़िया है, आप खूब बढ़िया फ्रिज और AC में इस्तेमाल कर रहे हैं, जीवन को सुविधाजनक बना रहे हैं, लेकिन पूरे मानव सभ्यता को, पूरी अर्थ को आप परेशानी में डाल रहे हैं। जब इन्होंने ये रिसर्च किया तो इनसे इनके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाना स्टार्ट कर दिए। उन्होंने क्या किया, 1973 में ये जो इनका दावा था, 1973 में रोलैंड एंड मोलिना दिया, 1973 में जो रिसर्च की इन्होंने रोलैंड एंड मोलिना ने, इससे क्या हुई, सबको चिंता हुई। क्या चिंता हुई कि भाई अगर ऐसी बात है कि CFC इतना नुकसानदायक है तो हमको इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। लेकिन और भी कैपिटलिस्ट थे, और भी वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई पहले तो आप ये बताओ कि अभी तो आपने बोल दिया है, आपको ऐसा लगता है, आपके छोटे मोटे रिसर्च है उनके आधार पर कि ऐसा होता है, लेकिन आप इसको प्रूव करके बताओ। तो रोलैंड एंड मोलिना ने 1975 में अपनी बात को, अपने दावे को प्रूव कर दिया। ठीक है, अभी मेरे पास फिलहाल कोई स्लाइड नहीं है, इसलिए मैं आपको लिख लिख के बता रहा हूं तो आप ये सब चीजें समझ सकें। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है कि हम आपको पूरा लिखा हुआ दे दें, नोट्स पे आप उसको रट लें। आप कॉन्सेप्ट को समझिए। आप वीडियो देख रहे हैं, आप पॉज कर सकते हैं, आप पीछे जा सकते हैं। आपको अगर आलस आता है तो आप मुंह धोकर फिर से बैठ सकते हैं। और मेरे पास फिलहाल ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे पास तो यहाँ पे अभी कोई बैठा हुआ भी नहीं है, मेरे सामने तो एक कैमरा लगा है, मुझे इसी से बातें करनी होती हैं, इसी को समझाना होता है, यही मेरा स्टूडेंट है। लेकिन आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप इस वीडियो को पीछे भी करके देख सकते हैं, ताकि आप कुछ अगर छूट रहा है, लग रहा है कि पता नहीं क्या होता चला जा रहा है, मैं समझ पा रहा हूँ कि नहीं, तो आप अपने नोट्स बना सकते हैं धीमे धीमे, आराम आराम से इस वीडियो को देखते हुए। तो क्या हुआ, रोलैंड एंड मोलिना ने 1973 में दावा किया तो CFC के बारे में और रिसर्च लोगों ने की और उन्होंने कहा कि यार ये तो आप प्रूव करके बताइए। उन्होंने 1975 में प्रूव भी कर दिया और मैंने आपको बताया है कि 1995 में इनको इस रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज भी दिया गया था। और इन्होंने जब अपनी रिसर्च की, जब इन्होंने अपनी रिसर्च की तो इस रिसर्च में इन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। इन्होंने एक बात तो ये बताई कि ये आपकी जो गैस है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एक्चुअल में है क्या, CF2Cl2। भाई मैंने आपको बताया हुआ था ना, ये C है, ये F है, ये F है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है। तो कितने हो गए, दो Cl, 2 F और एक C। तो ये क्या बन गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उन्होंने अपनी रिसर्च में ये बताया कि ये CF2Cl2 क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन गैस है, CFC जो गैस है, इसके संग एक और परेशानी, दिक्कत की बात ये सामने आई है कि ये गैस किसी से भी क्रिया नहीं करती। ये तो बड़ी दिक्कत की बात थी। आप कहोगे साहब कोई गैस क्रिया नहीं करती, तो दिक्कत की बात क्या थी? भाई दिक्कत की बात ये थी कि अगर ये किसी से क्रिया कर सकती, रिएक्ट कर सकती, तो हम उससे रिएक्शन करा के उसके प्रभाव को कम कर देते। अगर CFC किसी से क्रिया करती तो हम उस गैस की किसी दूसरे गैस से, किसी दूसरे तत्व से क्रिया कराकर उसके प्रभाव को कम कर सकते थे। लेकिन CF2Cl2 के रिसर्च में ये सामने आया कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन किसी से भी क्रिया नहीं करती। और यदि एक बार CFC रिलीज हो गई, एक बार इस दुनिया में, इस वर्ल्ड के अंदर आपने यहां CFC रिलीज की, तो वो सैकड़ों सालों तक वैसी की वैसी ही इस पर्यावरण में, इस एनवायरनमेंट में बनी रहेगी। ये चिंता का विषय था। सैकड़ों साल तक, मतलब अगर यहां पे आपने CFC रिलीज की और ये वायुमंडल में वैसी की वैसी ही बनी रहेगी। अब क्या हुई भाई, मान लीजिए, मतलब मैं आपको एक तरीके से बनाता हूँ, मतलब ये रिप्रेजेंट करने के तरीके बता रहा हूँ कि मान लीजिए ये कोई स्प्रे है,
ये CFC गैस है, ठीक है, यहाँ से ये CFC गैस निकली, CFC गैस एक बार यहाँ से निकली, तो ये सैकड़ों सालों तक ऐसी की ऐसी ही वायुमंडल में रहेगी। अब ये क्या होगी, मान लीजिए यहाँ CFC गैस है, CFC गैस है, अब धीमे धीमे प्रकृति में क्या हुए, चेंजेस हुए, कहीं तो तूफान आया, कहीं पर झंझावात आए, थंडर स्ट्रोम्स आए, और क्या हुआ, थंडर स्ट्रोम और तूफान जब आएंगे तो ये क्या करेंगे, धीमे धीमे इस गैस को, भाई तूफान आया, तूफान इसको उठा के कहाँ ले गया, ऊपर ले गया, तो CFC ऐसे धीमे धीमे करके, मतलब इस तरीके से नहीं जाती, ये सब चीजें आपको समझाने के लिए हैं, ऐसा ये सब कहते हैं ना कि ये क्या बोलते हैं, रचनात्मक कल्पना है, ये मैं केवल आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ कि CFC हुई, रिलीज हुई, यहीं पर रही, और जो तूफान थे या झंझावात थे, जिसको हिंदी में झंझावात भी कहते हैं, थंडर स्ट्रोम्स, उनके द्वारा ये कहाँ पहुंची, उनके द्वारा ये पहुंच गई स्ट्रेटोस्फेयर में। कहाँ पहुंची, स्ट्रेटोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंच गई, समताप मंडल में। समताप मंडल पर पहुंचने के बाद इसको यहां मिली ओजोन लेयर, ठीक है, कौन मिला, इसको मिली ओजोन लेयर। ओजोन लेयर के पास इसने जाके क्या किया वो मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में ये किस तरीके से खतरनाक है, ये ओजोन लेयर को खत्म कर कैसे रही है वो मैं आपको बताता हूं। अब इसमें क्या हुआ, ये ऊपर पहुंची और ओजोन लेयर किसके प्रभाव में आई, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के प्रभाव में आई। अब होता क्या है आप देखेंगे, अब यहां पे थोड़ी फिर से हम केमिस्ट्री की ओर चलते हैं कि जब CF2Cl2, ये कौन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ऊपर पहुंची, ऊपर जैसे ये पहुंचती है तो इसको सन से आने वाला कौन मिलेगा, अल्ट्रावायलेट रेज, और अल्ट्रावायलेट रेज इसको इसके जो जिनसे ये बनी हुई है उन सभी पार्ट्स में तोड़ देगी। क्यों तोड़ देगी, अल्ट्रावायलेट रेज, भाई इसको तोड़ने के लिए भी इनके पास बॉन्डिंग अच्छी है, इनको तोड़ने के लिए हमें कुछ बहुत हैवी चीज चाहिए, कोई तगड़ी चीज चाहिए, और अल्ट्रावायलेट तो वैसे भी अपने आप में बहुत तगड़ी है। मतलब सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज इसको CF2 और Cl2 इसके जिनसे ये बनी हुई है उसमें इनको विभक्त कर देती है, उसमें इनको तोड़ देती है, और टूटने के बाद क्या होता है मैं आपको बताता हूं। भाई Cl में और Cl में क्या होता है, Cl में सिंगल बॉन्ड है, बहुत अंदर की डीप केमिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, ये जिनको पहले से थोड़ा बहुत पता होगा वो समझ पा रहे होंगे कि Cl में क्लोरीन में सिंगल बॉन्ड होता है, और ये सिंगल बॉन्ड क्या करता है, इसको तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, और इसको तोड़ने की जो एनर्जी है वो हमें किससे मिल रही है, फोटोन की एनर्जी। फोटोन एनर्जी आपने पढ़ी होगी कि सन से आने वाली रेज एक संग नहीं आती है, वो कुछ धीमे धीमे करके बंडल्स में आती है, इन बंडल्स को फोटोन कहते हैं, और इनमें काफी पावर होती है, ये पावर इनको तो तोड़ ही सकती थी। तो इस फोटोन की एनर्जी ने, इस यूवी रेज ने क्लोरीन को अलग कर दिया, कार्बन को अलग कर दिया, क्लोरीन को अलग कर दिया, कार्बन को अलग कर दिया, और फ्लोरीन को अलग कर दिया। अब जब इसने ये सब किया तो क्या हुआ बताता हूं मैं आपको क्या हुआ। ठीक है, जो बाद में वीडियो देखेंगे यहां से उनको दिक्कत होगी कि सर ने ऊपर क्या लिख दिया, नीचे क्या लिख दिया। ठीक है, तो समझते चलिए साथ साथ में कि इसने इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब यहां पर जिसको थोड़ा बहुत मुक्त मूलक के बारे में, रेडिकल के बारे में जानकारी होगी वो इस टॉपिक को और अच्छे से समझ सकेगा, और जो नहीं समझ पा रहे हैं वो अपने आप को कम नहीं समझें। ये सब चीजें केवल मैं आपको आपके माइंड को डेवलप करने के लिए समझा रहा हूं, जो मेन पॉइंट्स हैं वो शुरू में और एंड में आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, ये आपको मैं पहुंचा रहा हूं कि एक्चुअल में इतने दिन से हम सुन रहे हैं ओजोन लेयर नष्ट हो रही है, ओजोन लेयर नष्ट हो रही है, CFC नष्ट कर रही है, तो ओजोन लेयर को हम समझ चुके हैं कहां पर है, कैसे है। अब हम समझ रहे हैं कि ये इसको नष्ट करती, एक्चुअल में ऊपर हो क्या रहा है वो मैं आपको नीचे दिखा रहा हूं। ठीक है, अब आप देखें कि ये Cl है और ये Cl है। ठीक है, इन पे पड़ी यूवी रेज और इनके बॉन्ड टूट गए। अब जिसने पढ़ा होगा तो भाई उसको पता होगा कि ये Cl अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके चला गया और ये Cl अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, और ये अलग अलग हो गए। क्यों? क्योंकि ये मुक्त मूलक है, अपना अपना हिस्सा ईमानदारी से बांट लेते हैं। लेकिन जब क्या होता है हम पढ़ेंगे
जो H के संग बॉन्डिंग है Cl की, H के संग जो हाइड्रोजन के संग जो Cl की बॉन्डिंग है, जब इन लोगों में पावर का डिवाइडेशन होता है, जब इन लोगों में पावर बढ़ती है तो H के ऊपर तो प्लस आ जाता है और Cl के ऊपर नेगेटिव आ जाता है। क्यों? क्योंकि ये इस वाले का भी एक और जो इलेक्ट्रॉन है वो लेके चला जाता है। क्यों? क्योंकि जो Cl है ये बहुत ही पावरफुल है ना। ये केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा जो साइंस के स्टूडेंट होंगे कि क्लोरीन जो है वो बहुत पावरफुल होता है, वो दूसरे वाले का इलेक्ट्रॉन भी अपने साथ लेकर चला जाता है और जो लेके चला जाता है उस पर माइनस आ जाएगा और ये दे रहा है तो इस पे प्लस आ जाएगा। तो क्या हुआ, ये जो Cl है ये Cl ही नुकसानदायक है। भाई हुआ क्या, आपने CH जो आपका फॉर्मूला था इसका CF2Cl2 का, उसमें से Cl बहुत खतरनाक है। क्यों खतरनाक है वो मैं आपको बताता हूं। क्या हुआ भाई, C प्लस F2 प्लस Cl2, ये कौन कौन है? ये कार्बन है, ये फ्लोरीन है, ये क्लोरीन है। तो इनमें से सिर्फ Cl2 नुकसानदायक है। क्यों है नुकसानदायक वो मैं आपको बताता हूं। क्या होता है कि जो Cl2 है उसमें से मुक्त मूलक कौन कौन से, उसमें O3 उसमें क्या बन जाएगा, Cl2 UV रेस के संपर्क में आएगा, Cl प्लस Cl में विभक्त हो जाएगा। यही जो Cl और Cl जो दो बने हैं ये ओजोन लेयर के O3, मतलब ओजोन क्या है, ओजोन का जो फॉर्मूला होता है वो है O3, ओजोन O प्लस O2। तो क्या हो गया O3, ये ऑक्सीजन का ही एक त्रिक परमाणु है, ये ऑक्सीजन का एक त्रिक परमाणु है। तो ये क्या करता है, जब ये मुक्त होता है, मुक्त मूलक जाली जो परिभाषा मैंने आपको बताई है C और Cl की, तो ये वाला जो Cl है ये Cl O3 से क्रिया कर लेता है। भाई पूरा का पूरा फ्रीऑन तो किसी से भी क्रिया नहीं करता है, मैंने बताया है आपको कि CFC गैस किसी से भी क्रिया नहीं करती है, लेकिन ये CFC गैस UV रेस के इफेक्ट में आके CFC गैस टूट जाती है आपस में और फ्लोरीन, क्लोरीन और कार्बन में विभक्त हो जाती है। इसका क्लोरीन ही नुकसानदायक है। CFC गैस जो ऊपर जाती है वो पूरी की पूरी नुकसानदायक नहीं है, उसमें से जो क्लोरीन है वो नुकसानदायक। क्यों? क्योंकि ये जब UV रेस के संपर्क में आता है टूटता है और ओजोन लेयर से क्रिया कर लेता है। और क्या होता है, अब ये क्रिया कर रहा है इससे O3, कौन है ये, ओजोन। ये कौन है, ये है Cl। ये Cl जब O3 से क्रिया करता है तो ये बनाता है O2, क्या बनाता है, O2 और एक Cl ये और ऑक्सीजन बचता है। भाई यही तो क्रिया हुई और क्या हुआ, ये जो ओजोन लेयर थी यहां बन गई ऑक्सीजन और धीमे धीमे ये ऑक्सीजन बन के वहां से हट जाती है। ये ऊपर चल रहा था, हो क्या रहा था, CFC निकली, CFC किसी से क्रिया नहीं करती है, वातावरण में वैसी की वैसी ही बनी रहती है, झंझावातों के द्वारा उठकर ऊपर पहुंचती है, ऊपर पहुंच के समताप मंडल में जाती है, समताप मंडल में ये ओजोन लेयर के पास पहुंचती है, वहां पर इसको मिलती है UV रेस, UV रेस के संपर्क में आके ये क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन में टूट जाती है। यही इन्हीं में से इसका जो क्लोरीन है वो खतरनाक होता है क्योंकि वो मुक्त मूलक है ना, उसके पास जो है वो पावर भी ज्यादा है और वो क्या कर लेता है क्लोरीन। भाई बाकी जो लोग और क्रिया करते हैं O3 से वो कोई नुकसानदायक नहीं है, लेकिन जब Cl क्रिया करता है O3 से तो उससे बनता है O2ClO, तो ये O2 ही है ऑक्सीजन। और जब कहीं पर O3 की जगह ऑक्सीजन बन जाएगी तो वो जगह से वहां से हट जाएगी ना, वो जगह ऑक्सीजन बन के उड़ जाएगी। एक मुक्त मूलक क्लोरीन का, ये एक मुक्त मूलक था, एक रेडिकल, एक मुक्त मूलक 10 लाख, एक मुक्त मूलक 10 लाख ओजोन अणु बर्बाद कर सकता है, नष्ट कर सकता है। आप समझ पा रहे हैं, केवल एक मुक्त मूलक कितनी CFC निकलती है, कितनी, मतलब आपने जब एवोगैड्रो संख्या पढ़ी है 6.023 × 10⁻23, ये एवोगैड्रो संख्या है, इसका आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तब जाके इसका एक मुक्त मूलक से आप निकल पाएंगे, फिर जाके लाखों से इसका मल्टीप्लाई करेंगे
तब जाके एक बहुत बड़ा आपके सामने आंकड़ा आएगा, जो मैं आपको नहीं चाहता कि आप यहाँ पे हौच पौच हो जाएं। तो मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि एक मुक्त मूलक 10 लाख ओजोन अणु को नष्ट कर सकता है। तो हम कितनी सारी मात्रा में CFC रिलीज कर रहे हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या जाना? हमने जाना कि ओजोन लेयर क्या होती है, ओजोन लेयर नष्ट कैसे हो रही है। आशा करता हूं कि आपको एक एक चीज क्लियर हो रही होगी, और नहीं हो रही होगी तो आप फिर से देख सकते हैं। और ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, जहां समझ में नहीं आ रहा है वो जगह आप छोड़ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ सकते हैं। जितना समझ में आ रहा है वो आप नोट करते जाइए, ठीक है। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि सर इसमें ये सब कैसे हुआ, क्या क्रियाएं थी, तो मैं आपको और डिटेल में फिर आपको बताता चलूंगा, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या क्या कहने पड़ गया हमारा। रॉलैंड एंड मोलिना ने रिसर्च किया, रिसर्च में पाया CFC बहुत बेकार गैस है, ओजोन लेयर को नष्ट कर रही है, इसको बैन कर देना चाहिए, इसको बैन कर देना चाहिए। तो लोगों ने कहा प्रूव करिए, उनने प्रूव कर दिया। 2 साल बाद उन्होंने ये भी प्रूव कर दिया कि क्यों नुकसानदायक है। इतना बड़ा रिसर्च ये जो मैं कर रहा था ये उन्होंने ही बताया है कि CFC कैसे ऊपर जाती है, कैसे ओजोन लेयर को नष्ट कर रही है। और इसी बीच हुआ क्या, 1980 में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन लेयर में एक छिद्र पाया गया, एक होल उधर पर पाया गया। और जैसे ही लोगों को पता चला कि ओजोन लेयर में छेद हो गया, भाई हल्ला होने लगा पूरे वर्ल्ड में, ओजोन लेयर में छेद हो गया है, ओजोन लेयर में हो गया है होल, है ना। ऐसे न्यूज़ चैनल पे आते हैं ना बहुत सारे ऐसे टाइटल बना के, ऐसे लिख के आने लगे, वहां पर लोगों में हाहाकार मच गई कि अरे अब क्या होगा। कुछ लोग थे उनको मतलब ही नहीं था, उन्हें ना ओजोन लेयर पता था, ना उन्हें CFC पता था, ना उनको UV रेस पता था, वो चैन से रह रहे थे, है ना। ज़्यादा इंटेलिजेंट आदमी थोड़ा सा परेशान रहता है, क्योंकि उसको डर लगा रहता है, वो चीज़ों को जानता है, समझता है, तो वो परेशान रहता है। तो इंटेलेक्चुअल्स बहुत परेशान हो गए, जगह जगह समिट होने लगी इसके लिए, पूरे विश्व में चिंता हो गई। ऐसे हालत में हम क्या करना चाहिए था, ऐसे हालात में सभी देशों को मिलजुल कर काम करना चाहिए था, बैठकर एक सार्थक निर्णय लेना चाहिए था। और उसी सार्थक निर्णय को लेने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के पहले आपको एक और नई चीज मिल जाएगी यहाँ पे, वियना कन्वेंशन, ठीक है। वियना कन्वेंशन है, सॉरी ये, ठीक है, वियना कन्वेंशन। जरूरत नहीं है कि हम इसको इंग्लिश में भी लिखें, हो सकता है कहीं ना कहीं गलती हो जाए, फिर आप लोग बोलेंगे अरे सर ये गलत लिख दिया, ठीक है। तो वियना कन्वेंशन में क्या हुआ, अब क्या हुआ, विश्व की लगभग 20 डेवलप कंट्रीज ने एक बैठक की घोषणा की, और वियना में उन्होंने कहा कि हम एक कन्वेंशन करते हैं, आइए हम बैठें और CFC को लेकर विचार करें कि क्या एक सही निर्णय लिया जा सकता है। तो जैसे ही वहां पे बैठक शुरू हुई तो वहां पे कुछ कंट्रीज बोली कि यार भाई देखो यार, अभी अभी तो CFC का हमने इस्तेमाल शुरू किया है, बड़ी बड़ी कंपनीज हमने इसके बेस्ड में लगाई हुई हैं, और हमारी इकोनॉमी अभी धीमे धीमे संभलना स्टार्ट हुई है, और आप कह रहे हैं कि ये कन्वेंशन में आपने हमको बुलाया है और आप कह रहे हैं कि इसको बंद कर दीजिए, तो कैसे होगा। और कुछ कंट्रीज ने बोला कि ठीक है, प्रयास करेंगे, हम जितना हम पे हो सकेगा, जितना कम कर सकते हैं उतना हम कम करेंगे। तो ये वियना कन्वेंशन जो है आपको याद रखना चाहिए, वियना कन्वेंशन 1985 में हुआ था, ठीक है। कितनी चीजें हमको पता चली, रॉलैंड एंड मोलिना ने 1973 में रिसर्च की, 1975 में उन्होंने प्रूव कर दिया, 1995 में उनको नोबेल पुरस्कार मिल गया। और बीच में क्या हुआ, 1980s में अंटार्कटिका के ऊपर पहली बार छेद देखा गया, छिद्र देखा गया, होल देखा गया ओजोन लेयर में। और इसके बाद विश्व में हाहाकार मची और लोगों ने कहा कि सबको बैठना चाहिए, बड़ी बड़ी कंट्रीज ने, 20 कंट्रीज यहाँ पे आई। 1985 में उन लोग सबने मिलकर वियना कन्वेंशन किया, ठीक है। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर, ठीक है। क्या टॉपिक था हमारा मेन टॉपिक, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो क्या था ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब क्या हुआ, वियना कन्वेंशन में जब लोगों ने जो निर्णय लिए, वो निर्णय देखा गया 1-2 साल तक कि लोगों ने पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिए। क्यों किए, क्योंकि उनको इकोनॉमी को असर पड़ रहा था। वो उन्होंने बस केवल सबके इफेक्ट में आके, सबके प्रेशर में आके उन्होंने बोल दिया कि ठीक है भाई, वियना कन्वेंशन में जो बातें हुई हैं उन बातों को हम मान लेते हैं, हम प्रयास करेंगे।
लेकिन कोई कानून नहीं था। ये केवल लोगों को एक सलाह दी गई थी, मोटिवेट किया गया था, लेक्चर्स दिए गए थे बड़े बड़े अच्छी बातों पर कि हमें कम करना चाहिए वरना मानव सभ्यता को नुकसान पहुंच जाएगा। यूवी रेज बहुत खतरनाक होती हैं जो कि अगर पृथ्वी तक पहुंचेंगी तो लोगों को स्किन कैंसर हो जाएगा, हमें CFC कम करना चाहिए, देश हित में ये बहुत अच्छा है। तो ये बड़ी बड़ी बातें हुई मोटिवेशनल, लेकिन कोई कानून नहीं बना। और जब तक कोई कानून नहीं बनता है लोग उस बात को मानते ही कहाँ हैं, है ना। जब तक मजबूर ना कर दिए जाए तब तक मानते ही नहीं है। तो ये मजबूर करने के लिए फिर जो एक बड़ी मीटिंग हुई जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि कनाडा का एक शहर है। यहां पे क्या हुआ, 16 सितंबर 1987। ये डेट आप भूलिएगा मत, आपको बहुत एग्जाम में ये डेट पूछी जाती है। पहली बात तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, CFC से। CFC क्यों खराब है, ओजोन लेयर को खत्म कर रही है। ओजोन लेयर में क्षेत्र कब देखा गया, 1980s में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो CFC कम करने के लिए हुआ वो कहां पर हुआ, मॉन्ट्रियल में। मॉन्ट्रियल कहां है, कनाडा में। कब हुआ, 16 सितंबर 1987 को। कितने सारे क्वेश्चन हमारे क्लियर होते जा रहे हैं। और यहां पर एक प्रोटोकॉल बनाया गया है ना, कानून इसको आप कह सकते हैं, कानून बनाया गया सबके द्वारा मिलकर। उसमें यह कहा गया कि अब हो गई हैं बहुत अच्छी बातें, अब ये कंपलसरी है कि आपको अपने देश में, हम ये नहीं कह पाएंगे, हमें पता है कि ये किसी भी चीज को एकदम से बंद नहीं किया जा सकता है, लेकिन आपकी तरफ से सफल प्रयास, सफल कदम उठाने के लिए हम कुछ कानून बना रहे हैं कि आपको इतनी मात्रा तक CFC का उत्सर्जन, प्रोडक्शन कम करना होगा। और इसके तहत का क्या कहा उन्होंने कि 1991 तक CFC का जो प्रोडक्शन है उसको 150% तक रिड्यूस करो। ये कानून बना दिया कि 1991 तक, 1991 कब से लेके, जैसे 1987 में ये आया, ठीक है, 1987 में आया, लेकिन ये 1989 में लागू कर दिया गया था। तो इन्होंने इसको बोला कि 1987 के रिलेटिवली आप 1991 में 150% कम करिए। मतलब 1987 में जितना आपका CFC प्रोडक्शन है 1991 में वो इसके मुकाबले, इसके रिलेटिवली 150% कम होना चाहिए। तो ये था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये हुआ कि लोगों ने बैठे, लोगों ने उस पर नीतियां बनाई और कहा कि इसको कम कर दिया जाए। वर्तमान में सबसे सक्सेसफुल कोई ट्रीटी है तो वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सबसे सक्सेसफुल ट्रीटी है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ, 16 सितंबर 1987 में, और ये 1989 में लागू कर दिया गया। बोला 1991 तक इसका प्रोडक्शन इतना कम कर लो। वर्तमान में 196 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। इंडिया ने भी इस पर साइन किए हुए हैं, हमारे देश भारत ने, कि हम भी इसके रिडक्शन में, इसके जो प्रोडक्शन है उसमें कमी लाएंगे। 196 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। ये पूरा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। ये मैं आपको इतनी देर से बता रहा था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या हुआ, अब समस्या ये आई कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो कि CFC बेस्ड कंपनियां चला रहे थे, उन्हें अचानक बंद कैसे कर दें। इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज खड़ी हुई हैं, देश की इकोनॉमी को एकदम झटका पहुंच जाएगा, तो इसको खत्म कैसे करें। तो फिर एक नई बात निकल के आएगी, मैं आपको बताता हूं। तो उन्होंने ये कहा, जो इतनी सारी मीटिंग्स हुई, उन्होंने अपने अपने देश के वैज्ञानिकों से कहा कि भाई जब इतनी प्रॉब्लम हो रही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, तो ठीक है हम इसको बंद कर देते हैं, लेकिन आज हम जिस मॉडर्नाइजेशन में जी रहे हैं, इतने इंटेलेक्चुअल्स हैं, तो क्या कोई वो ऐसा समाधान नहीं निकाल सकते हैं कि इसमें से जो क्लोरीन गैस खराब है, बाकी गैस तो इसमें अच्छी हैं,
इनकी जगह पे आप कोई और गैस इस्तेमाल करके क्या इसी प्रकार का कोई गैस नहीं बना सकते हैं जो कि प्रशीतक के काम में आ सके? तो वैज्ञानिकों ने बहुत रिसर्च किया, वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च किया, अलग अलग देशों में इस पर रिसर्च करे। वैज्ञानिकों के ऊपर एक जिम्मेदारी आ गई कि हमको ये सब करके दिखाना पड़ेगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो यहाँ पे खत्म हो गया था कि रिडक्शन तो हम लेके आ जाएंगे। तो ये सुझाव दिया गया कि भाई जो Cl है उसका विकल्प ढूंढ लिया जाए। Cl का विकल्प ढूंढिए। कुछ ऐसा लेके आइए कि गैस उसी प्रकार से इस्तेमाल की जाती रहे और Cl उसमें ना हो। तो वैज्ञानिक तो बड़े इंटेलिजेंट थे, उन्होंने उसका भी निकाल दिया। उन्होंने बोला कि एक काम करते हैं, उन्होंने कहा कि हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन बनाते हैं। Cl की जगह हम हाइड्रोजन का यूज कर सकते हैं, है ना भाई। आप क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज कर रहे थे तो वो लेके आए हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। और लोगों में बड़ा उत्साह आ गया, अरे भाई मजा आ गया। बोले क्या था? बोले ये हम नई गैस लेके आए हैं। कौन सी गैस लेके आए हैं हम? CH2F2। भाई हमारे पास पहले क्या था? C तो है ही हमारा। यहां पे हमने H ले लिया, यहां पे हमने H ले लिया, यहां पे हमने F ले लिया, यहां पे हमने F ले लिया। ये जो Cl था यहां पे Cl था, इसको हम हटा देते हैं। हटा दी भाई उन्होंने क्लोरीन गैस, उसकी जगह पे क्या लाए? हाइड्रोजन गैस लेके आई और बहुत बढ़िया इसका खूब इस्तेमाल स्टार्ट हो गया। ये बनकर तैयार हो गई, इस गैस को बस के तैयार कर दिया गया और बताया गया कि ये उसी यूज में आएगी जैसे कि फ्रीऑन गैस आ रही थी। और इस पर फिर से बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज बनकर तैयार हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, खूब इस्तेमाल करो। और जैसे ही ये इस्तेमाल होना स्टार्ट हुई, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब CFC स्टार्ट हुई थी तो वैज्ञानिकों ने रिसर्च किए थे कहीं ये नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है। तो ऐसे ही फिर से जब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन आया, HFC आई, HFC जब आया CFC की जगह, इस पर भी रिसर्च स्टार्ट हुए। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स ने बताया, कहां के? हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स ने ईयर 2003 में एक फिर से नई बात बताई। उन्होंने बताया कि ये जो आपने गैस बनाई हुई है HFC, ये गैस बहुत हानिकारक है। तो उनसे पूछा कि भाई साहब ये तो बता दो कि ये क्यों हानिकारक है, हम वैसे ही इतने परेशान हैं। हम CFC यूज कर रहे थे, इंडस्ट्रीज बनाई, आपने रिसर्च किया, हम परेशान हो गए, है ना। तो ये इंडस्ट्रीज को कभी कभी लगता होगा कि इन वैज्ञानिकों की, इन साइंटिस्ट की तो जो है कि वो पिटाई लगनी चाहिए अच्छे से। ये हमारे पूरे बिजनेस को चौपट कर देते हैं, क्योंकि वो स्वार्थी हैं, वो अपने बारे में सोच रहे होते हैं, है ना। लेकिन जब रिसर्च लोग करते हैं तो पूरे मानव सभ्यता के बारे में करते हैं कि इससे इसको क्या मिलने वाला है। इन इंडस्ट्रीज से देश में कुछ सुविधाएं तो आती, पैसा तो आता, लेकिन ये जब आप खत्म ही हो जाओगे, आपको स्किन कैंसर हो जाएगा, आप मर जाओगे, तो क्या करोगे पैसों का। तो HFC उन्होंने कहा कि ये HFC है वो बहुत हानिकारक है। तो बोले कि बस ऐसे ही कह दिया बस आपने अपने मन से कि कुछ रिसर्च किया है? बोले हाँ हमने रिसर्च किया और रिसर्च में हमने ये पाया कि जो CO2 है, CO2, इससे क्या हो रहा था? इससे क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना इससे, CO2 से, क्योंकि इसको ऑब्जर्व करने वाले पेड़ पौधे ही हम काट काट के खत्म कर रहे हैं। तो CO2 बढ़ रही है, CO2 की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है CO2, इसके लिए हम क्या कर चुके हैं? वैसे भी हम क्योटो प्रोटोकॉल ला चुके हैं कि भैया इसको कम करो। सबसे पहले तो हम क्योटो प्रोटोकॉल ही लेके आए ना, बाद में हमने क्योटो प्रोटोकॉल भी किया ना 1997 में। एक और नया क्वेश्चन आपको यहां से मिल गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की डेट बता चुका हूं, वियना कन्वेंशन की बता चुका हूं। एक और बीच में बता दिया मैंने कि क्योटो प्रोटोकॉल जो आया था वो CO2 के रिडक्शन के लिए आया था, जिसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो ये हानिकारक इसलिए है कि जो HFC आपकी जो गैस है ना, वो CO2 से आप वैसे ही परेशान हो, और ये जो गैस है आपकी वो CO2 से 300 गुना हानिकारक है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। CO2 से 300 ज्यादा गुना। CO2 से हम इतना परेशान थे कि हमने उस पर क्योटो प्रोटोकॉल किया कि पूरे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं,
अर्थ हमारी गर्म हो रही है, तो भाई आप क्या कह रहे हो कि HFC लेके आए हो। HFC पे जब हमने रिसर्च किया तो हमको मालूम चला कि अगर HFC इसी तरीके से प्रोड्यूस होती रही तो ये CO2 से 300 गुना ज़्यादा खतरनाक है, पूरी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग की और ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो जाएगी, तो इसको बंद कर देना चाहिए। तो भाई क्या हुआ, इसको बंद करने के लिए फिर से क्या हुआ, इसको बंद करने के लिए फिर से एक और अफ्रीका के शहर में एक और मीटिंग की गई, एक ट्रीटी की गई जिसका नाम था किगाली समझौता। क्या नाम था इसका? इसका नाम था किगाली समझौता। इस समझौते में क्या किया गया था? इस समझौते में इस गैस पर बैन लगा दिया गया था, HFC पर, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पर बैन लगा दिया गया था। किगाली समझौता किस देश में है? किगाली समझौता किगाली एक शहर है, ठीक है। और ये हुआ कब था? ये 2016 में हुआ था किगाली समझौता। किगाली रवांडा, ठीक है। ये आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में कि रवांडा जो है वो किस कॉन्टिनेंट में आता है, कहां पर है ये देश। तो रवांडा के शहर किगाली में 2016 में एक किगाली समझौता हुआ और इस पर HFC पर बैन लगा दिया गया। तो ये लगभग पूरी कहानी थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की। मैं आपको बताऊं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को पढ़ने के लिए ये एक एडवांस जीके का टॉपिक है। आप अब टॉपिक्स को उस हिसाब से मत पढ़ें जैसे कि आप पुराने ढर्रे पर पढ़ते चले आ रहे थे कि बस किताब उठाई, आंसर रट लिया। वहाँ पर जब आप आजकल आके क्वेश्चन के ऑप्शंस देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सारे ऑप्शन सही हैं। आप तभी लगा पाएंगे। आपसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है अब, तो डेट सब लोग याद करके बैठे हैं। आपको CFC को समझना होगा, आपको किगाली समझौते को समझना होगा, आपको क्योटो प्रोटोकॉल को समझना होगा। हमने कहानी कहाँ से स्टार्ट की थी? हमने कहानी ऐसे स्टार्ट की थी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है। फिर मैंने आपको बताया कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो किस लिए आया? CFC के लिए आया गया। तो CFC बना कैसे? CFC होता क्या है? क्या CFC में पाए जाने वाले सारे के सारी चीज़ें खराब हैं? क्या कार्बन, क्लोरीन और फ्लोरीन सभी के सभी हमारे लिए नुकसानदायक हैं? नहीं। ऊपर जाके जब ये पहुंचती है तो पहुंचती कैसे है? ये किसी से भी क्रिया क्यों नहीं करती है? और क्रिया करती है तो ये टूट कर करती है ना, UV रेस के संपर्क में आती है। इसका केवल जो Cl है वो मुक्त मूलक है। ये मुक्त मूलक O3 से क्रिया कर लेता है, O3 से क्रिया करके ये ऑक्सीजन बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है तो वो लेयर वहाँ से नष्ट हो रही है ना। उसके लिए हमने वियना कन्वेंशन किया, क्योंकि अंटार्कटिका पे 1980s में हमने एक होल देख लिया था। उस वियना कन्वेंशन में कुछ हुआ नहीं। फिर हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लेके आए, उसमें हमने बोला कि 150% आपको प्रोडक्शन में कमी लानी होगी। और हमने एक कहा कि भाई कुछ और भी तो बना सकते हैं इसकी जगह पर। तो उन्होंने कहा क्लोरीन की जगह पे हम हाइड्रोजन का यूज़ कर सकते हैं, तो हमने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन बना लिया। लेकिन फिर से 2003 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने रिसर्च किया और बताया कि ये तो बहुत बेकार है, ये तो 300 गुना खतरनाक है CO2 से। और इस प्रकार से ये पूरी चेन मैंने लिंक करते हुए आपको समझाई। अगर ये टॉपिक आपको पसंद आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं आपको और भी हेल्पफुल वीडियो बना सकूं आपके लिए और आपकी मदद कर सकूं एग्जाम क्रैक करने में। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। विदित नारायण बुधौलिया, नमस्कार।